बेटा फास्ट रिव्यू सीरीज़ का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 5 स्टेक होल्डर्स इन ए बिजनेस। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस स्टेक होल्डर्स किसको कहते हैं। देखो, स्टेक होल्डर किस एनी इंडिविजुअल हु हैज़ एन इंटरेस्ट, ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन ए बिजनेस इज़ अ स्टेक होल्डर। यार, कोई भी ऐसा इंसान जिसका किसी एक बिजनेस में कोई भी वास्ता है। अब देखो, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम लेट मी लुक इनटू द फर्स्ट हेडिंग, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद एन इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पर लिटरली उसने आपको डेफिनेशन दे दी है। उसके बाद बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ये दो इसकी टाइप्स हैं। इंटरनल में ओनर, मैनेजर, वर्कर्स हैं। एक्सटर्नल में सप्लायर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी। वैसे सोसाइटी और कम्युनिटी आप एक ही ले लेंगे। बैंक्स, लेंडर्स, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी बाहर एग्जिस्ट कर रहा है वो एक्सटर्नल होगा। फिर द रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब इसमें मैं बेटा एक एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। इसकी डिटेल्स के लिए प्लीज़ या तो पूरी वो जो चैप्टर की सीरीज़ है उसको कंसल्ट करें, और अदरवाइज गो टू योर बुक और उसको रीड करो। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का रोल क्या होता है बेटा। एम्प्लॉय का रोल ये होता है कि उसने जो भी असाइंड ड्यूटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म करना होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है। एम्प्लॉय का राइट क्या है? एम्प्लॉय का राइट ये है कि वट एवर ड्यूटीज़ द एम्प्लॉयज़ परफॉर्म, द ड्यू पेमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंगली। यानी अगर वो काम कर रहा है तो उस पर जो भी उसकी पेमेंट है वो उसको मिले। अच्छा, अब यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड है उसे मैं कहूँगा उसको रोल्स के अंदर ही आप डाल लें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आप इसको थोड़ा सा यूनिक करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा एथिक्स साइड को इंट्रोड्यूस करवा दो। जैसे कि to make sure that there is no damage to the organization, the employees should ensure that the work is done properly, the work is done according to the set objectives, the resources are not being wasted, there is no threats to the privacy कि एम्प्लॉय बेईमानी नहीं कर रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी को नहीं कहीं ख़राब कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसको जिम्मेदारियाँ दी उसको सही परफॉर्म कर रहा है। तो रोल्स को जब आप इसके एथिक्स साइड को थोड़ा सा हाईलाइट करोगे तो वो एक आसान तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलैबोरेट करने का। अदरवाइज यू कैन से कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप सिनोनिमसली यानी उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ले लो कि रोल्स अगर लिख रहे हो तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन रोल यूजुअली लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, एक सेल्स वर्कर का रोल क्या होगा? सेल्स को एग्जीक्यूट करना, मार्केट को विजिट करना और जो उसकी डेली ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? वो एथिक्स है कि वो झूठ नहीं बोले, फ्रॉड नहीं करे, वो मिसकमिटमेंट्स नहीं करे। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स के किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पे जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पर एक मैं गलती, प्लीज़, अक्सर बच्चे ये सवाल करने आते हैं कि सर क्या शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है? ओ जी हाँ भाई, हर वो इंडिविजुअल जो बिजनेस के अंदर या बाहर है वो स्टेक होल्डर्स हैं। अ शेयर होल्डर इज़ ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, प्लीज़ इस पर गलती नहीं करनी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए स्टेक होल्डर्स। अब देखो, इसका आंसर बहुत आसान है। ओनर, मैनेजर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी, कस्टमर्स, यार ये सब अगर ना हो तो एक बिज़नेस तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक जर्नल बर्ड्स आई व्यू यानी आपको एक छोटा सा एक विजन दिया है इसका। अब देखो पहला बुलेट देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस ऑन स्टेक होल्डर्स एंड देयर रिएक्शंस। अब यहाँ पर आप देखो कई तरह की बातें कर सकते हैं। अगर एक बिज़नेस एक्सपेंशन कर रहा है तो ये बिज़नेस डिसीजन है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टेक होल्डर पे? वेल, ओनर्स के लिए और ज़्यादा फाइनेंसिस यूज होंगे। मे बी ओनर के लिए अगर आप किसी साल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उस साल ओनर को प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन इससे ओनर का बिजनेस एक्सपैंड होगा, उसको फ्यूचर में अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, अच्छे डिविडेंड्स पे हो सकते हैं उसको। वैसे रेवेन्यू बिजनेस के लिए आप यूज़ करेंगे। रिएक्शन क्या हो सकता है? वेल, द ओनर्स कैन ईदर चूज टू कंटिन्यू विद द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड दे वुड हैव टू अंडरस्टैंड कि ओनर का इसमें शॉर्ट टर्म में डिविडेंड ज़रा कम रहेगा, बिकॉज ज़्यादा ऑब्वियसली फ़ायदेमंद अगर आप बिज़नेस के प्रॉफिट्स में से एक्सपेंशन कर लें। ये रिएक्शन हो सकता है उसका कि वो उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, दी ओनर में लुक अहेड कि वो अपनी एक्सपेंशन को, जो मैनेजर्स एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर ले। मे बी ओनर अभी ज़्यादा डिविडेंड्स में इंटरेस्टेड है और वो भी बिज़नेस को एक्सपैंड करने के डिसीजन को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो ये रिएक्शंस आ सकते हैं। इसी तरह अगर एक डिफरेंट एग्जांपल देखें बेटा, अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल इनोवेट कर देती है
तो इस पर भी कस्टमर के रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। द कस्टमर में एक्सेप्ट द प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली इफ़ द चेंजेस आर गुड इनफ, अगर वो चेंजेस को अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर वो चेंजेस बहुत ज़्यादा प्राइस की तरफ चले गए हैं और ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जिसको कस्टमर इतना ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो मे बी कस्टमर मे नॉट चूज़ टू बाय द प्रोडक्ट ऑनवर्ड्स। अच्छा, आगे बेटा फिर द इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर एम्स ऑन बिजनेस डिसीजंस। जब हम स्टेक होल्डर्स के एम्स और बिजनेस डिसीजन को कनेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर स्टेक होल्डर के एम्स क्या होते हैं। कोई भी स्टेक होल्डर हो, ओनर हो, मैनेजर हो, वर्कर्स हो, सप्लायर्स हो, कम्युनिटी हो, हर एक का एम होता है। फॉर एग्जांपल एक बैंक का एम क्या होता है कि बिजनेस उससे कैपिटल को बोरो करे, बिजनेस उसको टाइमली पे करे और बिजनेस उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को रेगुलरली पे करे अनलेस अनटिल के वो लोन कम्प्लीटली साइन ऑफ हो जाए। अब ये तो एम होगा, लेकिन इसमें ओरिजिनल क्या ऑब्जेक्टिव है? बैंक को फ़ायदा पहुंचाना, बैंक के कस्टमर्स को बढ़ाना और बैंक की जो कस्टमर प्रोफाइल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को ऐड करना। अब ये एक स्टेक होल्डर था, इससे बिजनेस डिसीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, जब एक बैंक ये चाहेगा कि ज़्यादा मेरे कस्टमर बढ़े हैं, ज़्यादा लोग आके लोन खरीदें, वैसे भाई सूद से बचो, बुरी चीज़ है, तो बिजनेस डिसीजंस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? हो सकता है बैंक फ्रीक्वेंट विजिट्स करे, बैंक नए नए ऑफर्स इंट्रोड्यूस करवाए, बेबी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करवाए, जिससे हो सकता है एक बिजनेस जो शायद अपनी फंडिंग इंटरनल करना चाह रहा था या मे बी अभी किसी एक्सपेंशन प्लान को नहीं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, स्टेक होल्डर के इस चेंज, इस एम की वजह से और इन ऑफर्स की वजह से वो डिसीजंस को ऑल्टर कर ले एंड माइट गो फॉर लेट्स ऑब्टेन अ बैंक लोन एंड फंड द प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कनेक्ट। इसमें अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करना और उनको इस बुलेट के अकॉर्डिंग उनको लिखना। पेपर में आपको पर्टिकुलर किस्म का क्वेश्चन आएगा यूजुअली। फॉर एग्जांपल वो बात करेगा हाउ वुड अ चेंज ऑफ एम फॉर अ कंपेटिटर मे इफेक्ट द डिसीजंस ऑफ अ बिजनेस। तो आपको सिचुएशन में रह के आंसर बनाना होगा। आगे बेटा, हाउ एंड वाई अ बिजनेस नीड्स टू बी अकाउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये वाला जो बुलेट है यहाँ पर। देखो, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन लिख के लाओ और फिर मैं आपको मार्क करूँगा उस क्वेश्चन को, अब आप अगर भाग गए और 2 दिन तक आप नज़र ही नहीं आए और मैं फिर आपके घर फ़ोन कर रहा हूँ और पेरेंट्स को शिकायत लगा रहा हूँ, तो देखो ये अकाउंटेबिलिटी वाला सीन है सारा कि आपको मैंने अगर एक काम दिया है तो आपके ज़िम्मे है आप उसको रिस्पॉन्ड करें, या आपने काम किया या नहीं किया, वट एवर द आउटकम इज़, आप मुझे रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते, वेल देन देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हाउ एंड वाई अ बिजनेस नीड्स टू बी अकाउंटेबल टू इट्स स्टेक होल्डर्स। देखो, अब पहले हाउ की बात कर लेते हैं। बेटा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें पैसा लगता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं। तो ओनर को कैसे अकाउंटेबल है? भी ओनर का पैसा लगा हुआ है। मैनेजर्स को कैसे अकाउंटेबल है? मैनेजर्स उसमें एफर्ट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। वर्कर्स को कैसे अकाउंटेबल है बिजनेस? वर्कर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्कर्स उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं अपना। इसी तरह एक बिजनेस कस्टमर्स को कैसे अकाउंटेबल है? कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदते हैं और कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी वैल्यू मिलेगी, और इस तरह आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया हाउ। अब वाई बेटा, वाई इसलिए बिकॉज कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखें, प्रॉफिट्स को जनरेट करना। कैसे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए। और क्या होगा? प्रोडक्ट्स को बनाना, गुड्स हो या सर्विसेज हो, और फिर उनको ट्रेड करना। अब इस सब के अंदर ओनर इन्वॉल्व है, वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, कस्टमर्स हैं, कहीं पर गवर्नमेंट्स हैं, कहीं पर कम्युनिटी है, कहीं वहाँ से आपको देखो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, कहीं पर ये बैंक्स हैं, कहीं पर सप्लायर्स हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड हैं। अब अगर एक बिज़नेस बेटा प्रोडक्ट अच्छे नहीं बना रहा, अगर एक बिज़नेस अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, अगर वो अच्छे डिविडेंड्स नहीं दे रहा, तो फिर वो स्टेक होल्डर्स उस बिज़नेस से डिसकनेक्ट होना चाहेंगे। इवन अगर एक ओनर भी है और अगर उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा और उसको बिज़नेस की रिपोर्ट्स ही नहीं मिलती हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो वो खुद सोचो कितनी देर बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। तो दिस इज़ वाई, बिकॉज सिंस अ बिजनेस मेक्स प्रॉफिट्स, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन being connected with all the stakeholders. Therefore a business needs to be accountable to its stakeholders, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कहाँ से बना रहा है? वेल, अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू। बिजनेस प्रोडक्ट्स कैसे बना रहा है? उसमें सप्लायर्स हैं, उसमें उसके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, और इसी तरह की बात फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वाला बुलेट आपको क्लियर हुआ हो। उसके बाद बेटा, हाउ कॉन्फ्लिक्ट माइट अराइज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स हैविंग डिफरेंट एम्स। देखो, हो सकता है ना, एक बिजनेस में पैसा आता है, रेवेन्यू हुआ, इनकम आई,
खर्चे निकाले और अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो गया। अब देखो यहाँ पर दो स्टेक होल्डर्स को ले लेते हैं। मैनेजर चाहेंगे कि वो प्रॉफिट वापस बिजनेस में लगा के उसको और बढ़ाएं ताकि उनकी जॉब्स और स्टेबल हों और उनकी सैलरीज बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ ओनर ये शायद चाह रहा होगा कि यार जो प्रॉफिट आया मुझे डिविडेंड दो और बिजनेस को कंटिन्यू रखो वैसे ही, अनलेस अनटिल देयर इज़ रियली अ नीड फॉर एक्सपेंशन। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक, इसका सोल्यूशन तो यहाँ सिलेबस में नहीं उसने मांगा, लेकिन लॉजिकली आपको आ सकता है कि इसका व्हाट कुड बी अ सोल्यूशन। वेल, सोल्यूशन कुड बी कोऑर्डिनेशन हो। सबसे पहले तो मैनेजर्स अपने ओनर को इन्फॉर्म करें और फिर एक अप्रूवल हो और उसके बाद फिर दे शुड गो ऑन विद द डिसीजन। उसके बाद बेटा हाउ चेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स में अफेक्ट इट्स स्टेक होल्डर्स, हाउ चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स माइट अफेक्ट इट्स स्टेक होल्डर्स। देखो इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। वेल, प्रॉफिट्स, सेल्स, प्रोडक्शन, एडेड वैल्यू, मोर मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया, सर्वाइवल है, ब्रेक इवन है, सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब जब ये चेंज हो रहे हैं, हाउ चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का पहले ऑब्जेक्टिव था कस्टमर्स को बिल्ड करना, उसके बाद वो एक्सपेंशन को कर रहा है। अब देखो ये चेंज आ गया, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बस अब आसान हो गया बेटा। जब एक बिजनेस चेंज करता है ऑब्जेक्टिव्स को, वो एक्सपेंशन पे जाता है, वो प्रोडक्शन को डबल कर रहा है, वो सेल्स को बढ़ा रहा है, वो नई मार्केट्स में जा रहा है। वेल, या तो जॉब्स क्रिएट होंगी या जॉब्स कम होंगी, या बेहतर प्रोडक्ट्स बनेंगे या बुरे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज़्यादा सप्लाई हो सकती है प्रोडक्ट्स की, कम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ज़्यादा सप्लायर्स की ज़रूरत हो सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट आया तो ज़्यादा टैक्स भी पे हो सकता है, बुरी परफॉर्मेंस हुई तो कम टैक्स भी हो सकता है। फिर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, जी मैं तो पूरी अपनी एफिशिएंसी, मैं अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहा हूँ, तो वो लेबर फारिग करके टेक्नोलॉजी लगा लेता है। इससे गवर्नमेंट गुस्से में आती है कि तुम ये इकोनॉमी में जॉब्स कम कर दी, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टैक्सेस भी और ज़्यादा मिल रहे हैं बिकॉज प्रोडक्शन और हो रही है। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं जब भी कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज करता है। आई होप बेटा आपको ये सीरीज़, अगेन रिमेंबर दिस इज़ अ फास्ट सीरीज़। अगर आप बहुत डिटेल जानना चाह रहे हैं तो या तो आपको मेरे पूरे लेक्चर्स वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, या आपको वेल अगेन पर्टिकुलरली जो भी आपके बेटा कंसर्निंग डियर टीचर्स हैं उनकी डिटेल्ड नोट्स एंड द बेस्ट सोर्स बुक, प्लीज़। थैंक यू।